दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? और सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। डोंट वरी, कोरोना नहीं था, थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, तो अब मैं फाइन हूँ। और चलो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, कोरोना में घर में होंगे, आराम से होंगे, घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर, द स्पेक्टेटर क्लब बाय रिचर्ड स्टील। अब देखो, अभी हमने कुछ दिन पहले दो एसेज पढ़े थे, एक तो वेस्टमिंस्टर एबे और एक पढ़ा था हमने सर रोजर एट होम। ये सारे के सारे ऐसे है ना, एंड द स्पेक्टेटर क्लब, ये सभी स्पेक्टेटर करके एक मैगजीन निकाली थी। किन्ने निकाली थी? दो महान बंदे, ऐसे राइटिंग में देखा जाए तो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। ये दोनों साथ साथ में एक तरह से आप बोल सकते को फाउंडर थे, यानी कि सह संस्थापक थे स्पेक्टेटर मैगजीन के। और इस स्पेक्टेटर मैगजीन में ही इनके ये ऐसेज निकले हैं, जिनमें से ये जो ऐसे है ना, कौन सा वाला, दिस वन, द स्पेक्टेटर क्लब, ये फर्स्ट ऐसे था उस मैगजीन का जो कि रिचर्ड स्टील ने लिखा था। तो दोनों ही बहुत ही अगर दोनों राइटर्स की मेन पहचान देखी जाए तो ये मैगजीन थी। इसी मैगजीन में कह सकते हो आप इनके इम्पोर्टेंट ऐसेज पब्लिश हुए और लोगों ने जाना कि ये कितने अच्छे राइटर है। मतलब तो ये इनकी पहचान में आप देख सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर मैगजीन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है जिसमें इनके ऐसे पब्लिश हुए हैं। वैसे तो इनकी रिचर्ड स्टील की पहले द टैटलर भी आ चुकी है, टैटलर मैगजीन भी इन्होंने निकाली थी, पर वो कुछ दिनों में बंद हो गई थी। उसके बाद में फिर द स्पेक्टेटर मैगजीन निकाली जोसेफ एडिसन के साथ में। तो चलो हम पहले ये कर लेते हैं, हम लोग करते हैं अपना ऐसे स्टार्ट। यहाँ से देखिए, द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज अ जेंटलमैन ऑफ वोर्सेस्टायर। अब देखो, क्योंकि आपको नाम से पता चल रहा होगा द स्पेक्टेटर क्लब, तो डेफिनेटली ये क्या करने वाले हैं, ये कुछ लोगों से हमें इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, यानी कुछ लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से जिनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस पूरे ऐसे में, कि भाई वो पर्सन क्या था, कैसा था, उसके गुण बताएंगे, दूसरे पर्सन के गुण बताएंगे, ऐसे मतलब सभी गुण दोष जो भी हैं, उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र के बारे में, विशेषताएं, उनकी कमियां, उनकी अच्छाइयां, वो किस टाइप की पर्सनैलिटी थे, उन सब के बारे में हमको इस बताएंगे। तो जो पहला पर्सन होगा वो कौन है? सर रॉजर डी कोवरले। क्योंकि जैसे हमने दो ऐसे पढ़ चुके हैं, जिसमें जो सर रॉजर एट होम था उसमें मेन कैरेक्टर सर रॉजर डी कोवरले थे। काफी कुछ तो हमें उस ऐसे में पता चल गया था रॉजर के बारे में, बाकी चीजें इसमें बता देंगे ये लोग कि वो कैसे थे। तो देखिए, द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी इज अ जेंटलमैन ऑफ वोर्सेस्टायर ऑफ एन एंशिएंट डिसेंट, अ बैरोनेट, हिज नेम सर रॉजर डी कोवरले। बता रहे कि जो पहला पर्सन हमारी सोसाइटी का, फर्स्ट पर्सन आज सोसाइटी और इस क्लब स्पेक्टेटर क्लब का जो फर्स्ट मेंबर इसकी बात कर रहे हैं, वो एक सज्जन व्यक्ति है। वोर्सेस्टायर, वोर्सेस्टायर एक जगह है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह है। तो वहाँ के बैरोनेट है ऑफ एन एंशिएंट डिसेंट। बैरोनेट क्या होता है? एक पद होता है एक्चुअली, जो ये कुलीन व्यक्ति होते हैं ना, नोबल्स जिनको बोलते हैं, नोबल, नोबल पर्सन, नोबल्स जो होते हैं ना, यानी कुलीन सोसाइटी के लोग वगैरह, उनमें बहुत से टाइटल्स होते हैं इनके। तो जो सबसे निचला टाइटल होता है ना, वो एक बैरोनेट का होता है। तो मतलब बैरोनेट क्या होता है? एक पर्टिकुलर भूभाग, एक जमीन का, एक लैंड का, एक जमीन के टुकड़े का। मान लो जैसे अपने यहाँ पर गांव, आपने कभी गांव का इलाका देखा हो तो गांव में क्या होगा, गांव की बात नहीं कर रहा, स्पेशली पुरे होते हैं, छोटे छोटे पुरे होते हैं, एक पुरा, वो दूसरा पुरा, तीसरा पुरा। तो उसमें कुछ फैमिलीज ही रहती हैं एक पूरे में। तो वैसे बैरोनेट क्या है? एक कुछ फैमिलीज या कुछ एक जमीन का भूभाग छोटा सा, उसका एक तरह से हेड मान लो इसको आप। वैसा वैसा पद वाला व्यक्ति था ये सर रॉजर डी कॉवरले, एक बैरोनेट था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर वाज इन्वेंटर ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस व्हिच इज कॉल्ड आफ्टर हिम। और इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब इसके परदादा, वो क्या थे? उन्होंने एक कंट्री डांस, एक डांस का मतलब एक डांस इन्होंने क्या किया था? इन्वेंशन किया था। मतलब एक नया डांस उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निकाला। उनके किन्होंने? उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने, यानी परदादा ने। और उस डांस का नाम किस पे रखा? कॉल्ड आफ्टर हिम, उसका नाम खुद के ऊपर रखा, यानी कोवर्डली डांस है। अब ऑल हु नो दैट शायर आर वेरी वेरी वेल एक्वेंटेड विद द पार्ट्स एंड मेरिट्स ऑफ सर रॉजर। शायर का मतलब होता है कि जैसे बैरोनेट है, बैरोनेट तो पद हो गया, टाइटल हो गया, और शायर क्या है? इस तो जैसे मैं जिस जमीन भूभाग की बात करता हूँ उसको हम शायर बोलेंगे। टाइटल, उस भूभाग की जमीन का टाइटल जो मालिक होगा, हेड होगा, वो तो बैरोनेट हो गया, और उस भूभाग को बोलेंगे शायर। तो ये शायर जो टर्म, एक छोटे से लैंड मास टुकड़े को बोलते हैं शायर। और शायर क्या होता है कि जनरली इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कई जगह हैं जहाँ पे छोटे से जमीन के भूभाग को शायर बोलते हैं, और काफी टाइम से बोलते हैं, अभी की बात नहीं है। तो देखो फिर जो मतलब उस जमीन के भूभाग, उस इलाके में, ये बोल सकता है उस इलाके में सभी लोग सर रॉजर के
गुणों से, उनकी चरित्र से सबसे अच्छी तरह से एक्वेंटेड है, यानी परिचित है। ही इज अ जेंटलमैन दैट इज वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर। वो एक इस तरह की सज्जन व्यक्ति है जो बिल्कुल यूनिक है अपने व्यवहार में, अलग ही है सबसे। बट हिज सिंगुलरिटीज प्रोसीड फ्रॉम हिज गुड सेंस। परंतु जो ये भिन्नता है, अलग चीज, यूनिकनेस है ना उनके बिहेवियर में, ये उनके अच्छे सेंस, अच्छी समझ की वजह से, अच्छे ह्यूमर, मजाक करते हैं हमेशा, अच्छी समझ वाले व्यक्ति हैं, इसकी वजह से भिन्न लगते हैं। किसी बुरी बात के लिए नहीं है, अच्छी चीज के लिए भिन्न है। एंड आर द कॉन्ट्रडिक्शंस टू द मैडनेस ऑफ द वर्ल्ड। और हमेशा संसार में, इनको संसार के रीति रिवाज, संसार की चाल चलन पसंद नहीं आते, वो विरोधाभासी हैं एक तरह से। कहने मतलब जो संसार के विरोधाभास है ना, कि कोई चीज कैसी है परंतु कैसी हो रही है, कैसी होनी चाहिए परंतु हो कैसी रही है, कोई भी चीज हो या किसी का व्यवहार हो इंसान का कैसा भी, तो ऐसे जो विरोधाभास है ना सोसाइटी में, संसार में, वो इनको जो संसार की चाल चलन है पसंद नहीं आते। तो ये हमेशा उनकी बुराई करते हैं, उनके उनमें कमियां निकालते हैं, उनमें मतलब बताते हैं उनके गुण दोष जो भी हैं। ओनली ही इज ओनली एज ही थिंक्स द वर्ल्ड इज इन द रॉन्ग। क्योंकि उनको लगता है कि संसार चल ही गलत रहा है। हाउएवर द ह्यूमर क्रिएट्स हिम नो एनिमीज। परंतु इस तरह का जो मजाक होता है, जो इस तरह के क्रिटिक्स के रूप में, एक तरह से क्रिटिकल वे, अपना जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये दिखाते हैं, लोगों की कमियों है, फिर जो भी सोसाइटी में जो इनको गलत लगता है उसके ऊपर अपना कमेंट करते हैं, तो इनका जो ये ह्यूमरस क्रिटिकल व्यू है ना, मजाकिया तौर पे करते हैं, तो इस वजह से इनके कोई दुश्मन नहीं है। मतलब ये किसी बुरी बात पे या फिर आप जान की कोई जबरदस्ती ऐसी कोई गलती नहीं निकालते, या जबरदस्ती ऐसा कोई कमेंट नहीं करते। इनका व्यवहार ही ऐसा है कि मजाकिया तौर पे ये अक्सर सोसाइटी की गलतियों को मजाकिया तौर पे उजागर करते हैं, बोलते हैं मतलब। तो इनके कोई दुश्मन नहीं बनते, क्योंकि बुरे मन से कुछ नहीं करते। फॉर ही डज नथिंग विद सोरनेस और ऑब्स्टिनेसी। क्योंकि वो ऐसा कुछ भी मतलब खट्टे मन से या फिर जिद्दी पने में, यानी अपनी बात पे अड़े रहने के लिए, सिद्ध करने के लिए ऐसे नहीं करते हो। क्योंकि उनको जो चीज लगती है वो बिल्कुल साफ मन से एक मजाकिया तौर पे उसको बोल देते हैं। एंड हिज बीइंग अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स मेक्स हिम बट द रेडियर एंड मोर कैपेबल टू प्लीज एंड ऑब्लाइज ऑल हु नो हिम। अब देखो, एंड और उनके जो तौर तरीके हैं, है ना, जिस वे में वो एक्सप्रेस करते हैं चीजों को, अनकन्फाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स, मतलब एक एक नॉर्मल इंसान कुछ भी बोलेगा, वो अपने अलग ही तरीका है, उनका लहजा अलग ही है, वो अलग ही वे में अपनी बात को रखते हैं। तो उनके जो अनकन्फाइंड मोड्स एंड फॉर्म्स है ना, वो एक्चुअली अक्सर लोगों को खुश करते हैं और एक्सेप्टेबल है, मतलब लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। व्हेन ही इज, और वो भी लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों तरफ। मतलब वो उस तरह के व्यक्ति हैं कि कोई बात रखेंगे तो लोग उनकी बात को मान लेंगे, और वो खुद भी लोगों की बात को मान लेंगे, मतलब इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। व्हेन ही इज इन टाउन ही लिव्स इन सोहो स्क्वायर। वो गांव में जहाँ कहाँ रहते हैं, सोहो स्क्वायर नाम की जगह है, वहां पर रहते हैं। इट इज सेड ही कीप्स हिमसेल्फ अ बैचलर बाय रीजन ही वाज क्रॉस्ड इन लव बाय अ परवर्स ब्यूटीफुल विडो ऑफ द नेक्स्ट कंट्री टू हिम। ऐसा कहा जाता है कि वो कुंवारे इसलिए रह गए, ही क्योंकि वो कुंवारे हैं, ही इज अ बैचलर, वो कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं करी अभी तक। बैचलर रहने का कारण क्या है कि वो जवान थे जब, तब उनको किसी एक ब्यूटीफुल विडो, एक सुंदर विधवा युवती ने उनसे, मतलब एक तरह से उनको धोखा दे दिया। ही वाज क्रॉस्ड इन लव, उनको धोखा दे दिया था, तो तब से ही वो कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं करी। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस निराशा के बाद में, मतलब कौन सी निराशा, धोखा मिलने के पहले, सर रोजर वाज व्हाट यू कॉल ए फाइन जेंटलमैन। सर रोजर एक बहुत ही अच्छे मतलब फाइन जेंटलमैन थे। फाइन जेंटलमैन का मतलब है कि जो सोसाइटी में ऐसा जवान व्यक्ति जो कि सोसाइटी के जो कह सकते हैं आप उस वक्त जो फैशंस या फिर जो भी तौर तरीके चल रहे थे उनको पूरी तरह फॉलो करता था, वैसे व्यक्ति थे। हैड ऑफन सूप्ड विद माय लॉर्ड रोचेस्टर एंड सर जॉर्ज एथरीज। और उस वक्त ये अक्सर ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति, लॉर्ड रोचेस्टर, सर जॉर्ज एथरीज, राइटर्स थे, इनके साथ में अक्सर उठना बैठना चलता रहता था इनका। सूप्ड विद का मतलब है एक तरह से कुछ खाया पिया उनके साथ में, मतलब उनके साथ में उठा बैठा करते थे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ में। फोर्ट ड्यूल अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन। और जब वे पहली बार कस्बे में आए थे तो उन्होंने एक द्वंद, मतलब एक द्वंद क्या बोलेंगे, मतलब ड्यूल का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो लड़ाई हो, तो उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। एंड किक्ड बुली डॉशन इन ए पब्लिक कॉफी हाउस फॉर कॉलिंग हिम यंगस्टर। और जिस व्यक्ति से लड़ाई करी उसका नाम था डॉसन, क्योंकि इस डॉसन ने क्या किया था, सर रोजर को यंगस्टर बुला लिया था। यंगस्टर बुलाया था, तो इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने मतलब इनसे ड्यूल किया और लड़ाई करी। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबव मेंशन्ड विडो ही वाज वेरी सीरियस फॉर अ ईयर एंड हाफ। परंतु जब इस विधवा औरत जिसकी बात हमने ऊपर करी थी, उस औरत ने जब इसे धोखा दिया, तो उसके बाद में फिर कैसे हो गए, ये हो गए वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर स्वभाव के व्यक्ति। फॉर अ ईयर एंड हाफ, लगभग 1.5 साल तक ये गंभीर स्वभाव के व्यक्ति रहे। एंड दो हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल ही इज एट लास्ट गॉट ओवर इट। और क्योंकि इनका जो मानसिक तौर पे नेचुरली इंसान का व्यवहार कैसा है, जोवियल है, मजाकिया है, हंसी मजाक करने वाला है, तो आखिरकार ऐसा व्यक्ति जो हंसी मजाक करना है उसका नेचुरल, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में ही, प्राकृतिक तौर पे नेचुरली उसके स्वभाव में अगर हंसी मजाक करना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा दिन ऐसे इस मोड में नहीं रहेगा कि वो दुखी दुखी रहे।
कुछ दिन तक रह सकता है, उसके बाद में वो उससे बाहर आ ही जाता है। तो ऐसे ही सर रॉजर भी क्या हुए, फिर एट लास्ट ही गॉट ओवर इट, वो इससे इस फेज से, कौन से फेज से, सीरियसनेस वाले फेज से बाहर आ गए और वो नॉर्मल हो गए। ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, परंतु जो बदलाव उनमें आया वो क्या रहा कि अब वो खुद के बारे में केयरलेस हो गए, अब खुद का ध्यान नहीं रखते वो इतना। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, और कभी भी अब दोबारा क्या हुआ उस घटना के बाद में, मतलब फिर दोबारा उन्होंने, आप कह सकते हैं उस तरह से ड्रेस पहने नहीं, मतलब जैसे वो पहले फैशन करते थे ना वैसे उन्होंने अब नहीं किया। नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स का मतलब ये कि पहले जैसे फैशन नहीं करते और अब पहले जैसे अपना खुद का ध्यान नहीं रखते। ही कंटिन्यूज टू वियर अ कोट एंड डुबले ऑफ द सेम कट दैट वर इन फैशन एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स, और वो अब उसके बाद में भी उसी सेम कोट, उसी तरह के कोट और डुबले। डुबले क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, आजकल नीचे एक शर्ट पहन रखी है, शर्ट के ऊपर एक स्लीवलेस बिना बाहों का एक छोटा सा जैकेट पहन लिया होता है ना, बिना बाहों वाला जैकेट, है ना, वैसा, तो उसे डुबले बोलते हैं। तो वो एक कोट और डुबले पहन के उसी टाइम जो उस वक्त फैशन में चल रहा था, सेम कट दैट वर इन फैशन, मतलब जो उस वक्त फैशन में चल रहा था, कब, एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स, जब उसे विधवा औरत ने धोखा दिया, यानी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया एक तरह से, तब से, तब जो कोट और डुबले फैशन चल रहा था ना, वही आगे भी ये पहनते रहे। which in his merry humors he tells us has been in and out 12 times since he first wore it। और वो अपने मैरी ह्यूमर्स, मतलब अपने हंसी मजाक में अक्सर ये बात बोल देते हैं कि ये कोटरे डुबले उस समय से अब तक लगभग लगभग कोई 12 बार फैशन में आ चुका है और जा चुका, मतलब फैशन में आता जाता रहता है, परंतु मैंने इसे कंटिन्यू रखा है पहनना। इट इज सैड सर रोजर ग्रू हम्बल इन हिज डिजायर्स आफ्टर ही हैड फॉरगॉट हिज क्रूअल ब्यूटी। अब बताते हैं कि सर रोजर थोड़े अपने चीजों के बारे में हम्बल हो गए, मतलब अब उनको इतनी इच्छाएं नहीं है। डिजायर्स में हम्बल होने का मतलब अपनी इतनी, अब इतनी कोई खास इच्छाएं है नहीं उनकी लाइफ में, जब से उनको उस क्रूअल ब्यूटी यहाँ पर उसको भी बोला गया है, जो विधवा औरत जिन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकराया था, तो जब से उसको भूले हैं या फिर उसका जो वो घटना हुई थी उसके बाद में, अब ये मतलब अपनी इच्छाओं को लेकर कोई खास उत्साहित व्यक्ति नहीं है, अब इनकी कोई ज्यादा इच्छाएं है नहीं, हम्बल हो गए इच्छाओं। इन सो मच दैट इट इज रिपोर्टेड ही हैज फ्रीक्वेंटली ऑफेंडेड विद बेगर्स एंड जिप्सीज। ऐसा भी कहा जाता है कि अक्सर भिखारी या फिर जो जिप्सीज होते हैं, जिप्सीज कौन होते हैं, जिप्सीज एक्चुअली एक तरह के लोगों की प्रजाति है एक तरह से, जो पहले पंजाब और ये पाकिस्तान के कुछ इलाकों में रहा करते थे, फिर वहां से वो यूरोप चले गए थे, पलायन कर, उन लोगों को जिप्सी बोलते हैं यूरोप में। तो क्या हुआ था कि जो बैगर्स और जिप्सीज से वो अक्सर चिढ़ जाते हैं, मतलब, परंतु ये चिढ़ना जो है ना उनका, ये क्या है, बट दिस इज लुक्ड अपॉन बाय हिज फ्रेंड्स अदर एज अ मैटर ऑफ रियलिटी देन ट्रूथ, मतलब ये सिर्फ नॉर्मल हंसी मजाक है, हंसी ऐसे कोई रियल में ऐसे नहीं चिढ़ते हैं, वो सच नहीं है ये, बस हल्का सा हंसी मजाक के तौर पे जैसे चिढ़ जाते हैं ना, वैसे 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 स्वभाव में नजर आते हैं बैगर्स और जिप्सीज के सामने, पर तो रियल में उनसे कोई परेशान नहीं रहते हैं, ऐसा है। ही इज नाउ इन हिज 56 ईयर, अब वो कितने साल के हो गए हैं, 56 ईयर, 56वें साल में चल रहे हैं। चीयरफुल, गे एंड हार्टी, एकदम खुश मिजाज वाले व्यक्ति हैं। कीप्स ए गुड हाउस विद ए टाउन एंड कंट्री, मतलब उनका घर है बोथ इन टाउन एंड कंट्री, कस्बे में भी है और गांव में भी है, कंट्री मतलब गांव। अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता के बहुत अच्छे प्रेमी हैं। बट देयर इज सच ए मर्थफुल कास्ट इन बिहेवियर, और उनके व्यवहार में एक अलग सी, मर्थफुल मतलब जोवियलनेस, खुश मिजाज, मतलब खुश रहने वाली एक टेंडेंसी है, हमेशा खुश रहते हैं। दैट ही इज रादर बिलव्ड देन एस्टीम्ड, उनको अक्सर प्यार किया जाता है, लोग उनसे प्यार करते हैं, बिलव्ड, उनको अक्सर प्यार करते हैं देन एस्टीम्ड, मतलब बहुत ऊंचा दर्जा। देखो, दर्जा एक तो इंसान होता है जिसके भय से, आप सामने वाले के डर से उसको रेस्पेक्ट देते हो, एक होता है इंसान जिसे आप प्रेम करते हो, रेस्पेक्ट तो मन में ऑलरेडी रहती है। यहाँ पर है बिलव्ड देन एस्टीम, मतलब उनसे प्रेम ज्यादा करते हैं, एस्टीम मतलब बहुत ऊंचा दर्जा भले ही मन में हो ना हो, परंतु प्रेम जरूर करते हैं लोग उनसे। हिज टेनेंट्स ग्रो रिच, उनके जो काम करने वाले लोग हैं, टेनेंट्स मतलब खेतों में जो काम करते हैं उनके लिए, उनके खुद के खेतों में जो काम करते हैं टेनेंट्स, वो भी धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, क्योंकि वो उनको अच्छी पैसा देते हैं सब कुछ, मतलब इसलिए वो अमीर हो रहे हैं। हिज सर्वेंट्स लुक सेटिस्फाइड, उनके नौकर भी हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हमने सर रोजर एट होम में पढ़ा था ना, नौकर कितने खुश रहते हैं उनसे, वैसे ही ऑल द यंग वुमेन प्रोफेस लव टू हिम, सारी जो जवान औरतें हैं वो उनसे अपना प्रेम का इजहार करती हैं आज भी। एंड द यंग मैन आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी, और जो जवान लड़के हैं वो अक्सर उनके साथ में, मतलब कंपनी मतलब उनका साथ पाने के लिए, मतलब खुश रहते हैं, उनके साथ में हमेशा खुश रहते हैं, जब भी उनके साथ, उनके सानिध्य में उनके साथ में रहते हैं यंग लड़के, तो खुश रहते हैं। When he comes into a house, he calls the servants by their names and talks all the way upstairs to a visit। और जब भी वो अपने घर में आते हैं तो अक्सर सर्वेंट से उनके नाम से पुकारते हैं, नौकरों को उनके नाम से पुकारते हैं। एंड उनसे पूरा मतलब, जैसे मान लो घर में आए, ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तब तक मतलब
पूरा बातचीत करते रहेंगे अपने सर्वेंट से। जैसे मैंने पिछली बार बताया सर रॉजर एट होम में कि वो अक्सर आके हालचाल पूछा करते थे अपने नौकरों से कि भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना, उस तरह से। आई मस्ट नॉट omit दैट सर रॉजर इज जस्टिस ऑफ द कोरम। मुझे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सर रॉजर क्या है, जस्टिस ऑफ द कोरम है, क्योंकि वो जिस शायर के बैरोनेट है तो उस इलाके का न्याय प्रदान करने का जिम्मा भी इनके ऊपर ही है। मतलब इनकी सीट है एक तरह से जहाँ पे बैठ के केसेस को सुनते हैं। तो जस्टिस ऑफ द कोरम है दैट ही फिल्स द चेयर एट क्वार्टर सेशन विद ग्रेट एबिलिटीज। वही है कि क्वार्टर सेशन कहने का मतलब वो कोर्ट में अपना मतलब ऐसे जज बैठते हैं कोर्ट के अंदर, और अपनी ग्रेट एबिलिटी, अपनी महान क्षमताओं के कारण क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी को सही तरह निभाते हैं। कौन सी ड्यूटी? जस्टिस इम्पार्ट करने की, न्याय प्रदान करने की ड्यूटी। एंड 3 months अगो गेन्ड यूनिवर्सल अप्लॉज। और 3 महीने पहले उन्होंने क्या हुआ, उनको काफी तारीफ मिली सब जगह से। बाय एक्सप्लेनिंग ए पैसेज इन द गेम एक्ट, उन्होंने गेम कानून का एक जो पैसेज है, एक पर्टिकुलर हिस्सा था ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझाया था कोर्ट में। गेम कानून का जो एक पर्टिकुलर हिस्सा बहुत अच्छी तरह से समझाया था। कोई केस आया होगा तो उस केस के संदर्भ में, उस केस के कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पैसेज को अच्छी तरह से समझाया। वो गेम एक्ट कानून का, मतलब गेम कानून का जो पैसेज था, एक हिस्सा था, टुकड़ा था, वो बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इस कारण इनको बड़ी प्रसिद्धि मिली कुछ दिन पहले। अब देखिए, अब ये तो सर रॉजर डी कोवरले हो गए। अब अगले व्यक्ति जो है, द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम एंड अथॉरिटी अमंग अस इज अनदर बैचलर। एक दूसरा, अब अगला व्यक्ति जो इस स्पेक्टेटर क्लब का मेंबर, जो अगला व्यक्ति है जिसकी हम बात करेंगे, वो भी सम्मान में नेक्स्ट इन एस्टीम, वो सर रॉजर के बाद में सम्मान में सबसे ऊपर है। मतलब सबसे हाई सम्मानीय व्यक्ति बोल सकते हैं कि हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन है सर रॉजर के बाद में। तो एन अथॉरिटी अमंग अस इज अनदर बैचलर, वो भी एक कह सकते हैं हम लोग एक बैचलर है, मतलब कुंवारे व्यक्ति हैं। हु इज अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, अ मैन ऑफ ग्रेट प्रोबिटी, वेट एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये आप कह सकते हैं एक तरह से, ये कौन है? एक लॉयर है। एक लॉयर है, ग्रेट प्रोबिटी, विट एंड अंडरस्टैंडिंग। ईमानदार हैं, प्रोबिटी ईमानदार हैं, विट तीव्र बुद्धि के हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छी समझ वाले व्यक्ति हैं। बट ही हैज चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस रादर टू ओबे द डायरेक्शन ऑफ एन ओल्ड ह्यूमरसम फादर देन इन परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशंस। अब देखो, उन्होंने अपनी रहने की जगह खुद चूज करी है। वो अपने घर में, मतलब अपने फादर के साथ में नहीं रहते, क्योंकि वहां पर रहेंगे तो उनकी ऑबे करना, उनके उनकी इच्छाओं के अनुसार रहना पड़ेगा। ऑबे द डायरेक्शन ऑफ द ओल्ड ह्यूमरसम फादर, अपने फादर के अनुसार ही चीजों को करना पड़ेगा। तो अपने खुद अलग से घर लेके रहते हैं। और उन्होंने लॉ फील्ड में आना क्यों चूज किया? अपने फादर के कहने पर। देन इन परसूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशन, खुद की इच्छाओं की वजह से वो लॉ में नहीं आए, बल्कि वो अपने फादर के कहने पर, उनकी इच्छा मान, मतलब उनकी इच्छा मानकर, उनके आदेश मानकर इन्होंने लॉ फील्ड ज्वाइन किया है। ही वॉज प्लेस्ड देयर टू स्टडी द लॉज ऑफ द लैंड। इनको जमीन का कानून, यहाँ का सारे कानून पढ़ने हैं, मतलब कानून की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने अपने फादर के कहने पर ही आए हैं। एंड इज द मोस्ट लर्नड ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज। और उस समय, अपने समय में, ये सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से थे, सबसे सीखे हुए व्यक्तियों में से थे। एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटिलटन और कोक। और हाँ, परंतु इनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो ड्रामा में ज्यादा है। ड्रामा ये ज्यादा पसंद करते हैं, परंतु इन फादर कहने पर लॉ में आ गए। तो इनको इतने ज्ञानी व्यक्ति है कि एरिस्टोटल और लॉन्गिनस जो प्राचीन फेमस राइटर्स थे, इनको ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लिटिलटन या कोक के मुकाबले। लिटिलटन और कोक भी राइटर हैं, कोक राइटर हैं, एडवर्ड कोक करके। तो बता रहे हैं कि उनके मुकाबले ये ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं एरिस्टोटल और लॉन्गिनस, बल्कि ये तो खुद लॉ के फील्ड के हैं, तब भी इनको लिटरेचर में इतना अच्छा ज्ञान है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है ना, इसलिए। द फादर सेंड्स अप एवरी पोस्ट क्वेश्चंस रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल्स, लीज इन टेन्योर्स एंड इन द नेबरहुड। और जो उनके फादर हैं इन जेंटलमैन के, वो अक्सर क्या करते हैं, क्वेश्चंस भेजते रहते हैं। शादियों से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, लीज से संबंधित या टेन्योर से संबंधित, मतलब क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है? केसेस, कोई केस आ गया है ना, लीगल केस, कोई केस आ गया कि इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब एक तरह से परीक्षा लेने के लिए, अपने बेटे की परीक्षा लेने के लिए उनको ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं कि मैरिज संबंधी इस क्वेश्चन, एक केस आया है, ये इसमें तुम क्या करोगे बताओ। लीज से संबंधित आया है, टेन्योर से संबंधित आया है। टेन्योर क्या होता है? मतलब कोई जैसे मान लो आपको 5 साल के लिए खेती की एक जमीन दे दी, तो 5 साल जो है ना, जितने समय के लिए आपको दी है, उसको टेन्योर बोलते हैं। तो उनको अक्सर एक क्वेश्चन भेजते रहते हैं उनके फादर। ऑल विच क्वेश्चन ही एग्रीज विद एन अटॉर्नी टू आंसर एंड टेक केयर ऑफ इन द लम। और उन सारे क्वेश्चनों का वो क्या करते हैं ये जो व्यक्ति हैं, ये जो जनाब है जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या करते हैं इन क्वेश्चंस का? इन सबका बहुत बढ़िया से आंसर देते हैं,
पर आंसर कैसे देते हैं? विद इन अटॉर्नी। उन्होंने लॉयर रख रखा है इसके लिए आंसर देने के लिए। मतलब अपने फादर को बेवकूफ बनाते एक तरह से। उन्होंने एक अटॉर्नी रख रखा है सिर्फ अपने फादर के क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए। एंड टेक केयर ऑफ इन मतलब अपने क्वेश्चन सारे जितने भी उनके फादर उनके क्वेश्चंस भेजते हैं सभी को वो ऐसे जवाब देते हैं। ही इज स्टडिंग द पैशंस themselves when he should be inquiring into the debates among men uh, which arise from them. He knows the argument of each of the oration or Demosthenes in Tully, but not one case in the reports of our own courts. अब आगे क्या है कि अक्सर ऐसा होता है कि इनको मतलब जो पहले जो ये डेमोस्थनीज इन टुली कौन थे? ये एक तो स्टेट्समैन थे, ये नागरिक थे, बड़े अच्छे वक्ता थे, मतलब आप वक्ता मान सकते हो, फेमस वक्ता हुआ करते थे पहले पुराने जमाने में, प्राचीन काल में। तो डेमोस्थनीज एंड टुली फेमस वक्ता थे, तो इनके जो भाषण है ना, उनके आर्गुमेंट्स को भी अच्छी तरह से जानते हैं ये जनाब, जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये उनके आर्गुमेंट, उन्होंने क्या क्या आर्गुमेंट रखे थे, क्या क्या विचार रखे थे अपने भाषणों में, उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। बट नॉट वन केस इन द रिपोर्ट ऑफ आवर ओन कोर्ट, परंतु खुद के कोर्ट में क्या चल रहा है उनको आइडिया नहीं है। डेमोस्थनीज और टुली ने क्या क्या बोला था वो सब याद है इनको, क्योंकि इनका पैशन है वो चीजें पढ़ना। ही इज स्टडिंग द पैशन, मतलब अपने खुद के पैशन को, लिटरेचर को, ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं। ही इज स्टडिंग द पैशन, खुद पढ़ रहे हैं उन पैशन को। इसलिए क्या कह सकते हैं आप, ये अक्सर उन पुराने जमाने ऐसे डिबेट्स उनके बारे में डिस्कस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो इनको डेमोस्थनीज एंड टुली के बारे में पता है, परंतु खुद ये केसेस के बारे में इतना आइडिया नहीं है। नो वन एवर टुक हिम फॉर ए फूल, परंतु उनकी इस कमी की वजह से कभी उनको किसी ने बेवकूफ नहीं समझा, उनके मित्रों ने। बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स, किसी ने मतलब अपने दोस्तों में से किसी ने उसे अपना कभी बेवकूफ नहीं समझा कि इसको पता नहीं है लॉ के बारे में, मतलब करंट स्टेट में क्या चल रहा है, इसके कोर्ट में वगैरह लॉ के बारे में, मतलब क्या क्या चल रहा है, क्या केसेस चल रहे हैं इनके बारे में। इस वजह में इतनी जानकारी नहीं, मतलब इस फील्ड में इतनी जानकारी नहीं है, तो कभी इनके फ्रेंड्स ने तो बेवकूफ नहीं समझा है, बिकॉज वो जानते हैं दैट ही हैज अ ग्रेट डील ऑफ इट, उनको पता है कि इसमें कितनी ज्यादा दिमाग है। This turns makes him at once both disinterested and agreeable. As few of his thoughts are drawn from business, they are most of them fit for conversation. His taste for books is little too just for the age he lives in. अब आप ये कह सकते हो कि है ना कि जब वो कुछ विचारों को रखते हैं, few of his thoughts drawn from business, मतलब उनका बिजनेस क्या है, लॉ का है ना, लॉयर है, तो उसमें से कोई चीज रखते हैं तो दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन, वो तो बातचीत के लिए ठीक होती है, क्योंकि उनका पैशन है और उसमें लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो इसी के बारे में बात करेंगे, तो वो तो मानते हैं कि ठीक है, कन्वर्सेशन बातचीत के हिसाब से सामने वाले के साथ में मैच कर जाती है अगर लॉ के बारे में बात करेंगे तो। परंतु उनकी खुद का पर्सनल इंटरेस्ट डिफरेंट है, तो वहाँ अक्सर चीजें मैच नहीं होती सामने वाले से कन्वर्सेशन में। देखिए, और उनका जो टेस्ट भी है बुक्स का वो बिल्कुल डिफरेंट है। टेस्ट फॉर बुक्स इज लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन, क्योंकि जिस उम्र में वो रह रहे हैं, जिस एज में, जिस काल में वो रहते हैं, और जिस उम्र के वो खुद हैं, एज के दोनों एज हैं यहाँ पे। तो देखो, एक तो जिस काल में रह रहे हैं, एक जिस एज के वो खुद हैं, तो वो जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं ना अपनी उम्र में और अपने समय में, जिस समय में वो थे, उस समय में जो किताबें पढ़ रहे थे ना, वो उस समय की टेस्ट को मैच नहीं करती। उस समय ऐसी किताबें पढ़ना लोग पसंद नहीं करते थे। जब तक जनरली किताब कैसे पढ़ते, पुराने जमाने की डिस्कशंस, ओरेशंस, भाषण, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट, उनको पढ़ते थे। तो वो हिज टेस्ट फॉर बुक्स इज लिटिल टू जस्ट फॉर द एज ही लिव्स इन, तो जिस काल में रह रहे थे ना, उस काल से मैच नहीं करती वो किताबें। ही हैज रेड ऑल, सबने पढ़ी, इन्होंने वो सब किताब पढ़ी हैं, बट अप्रूव्स ऑफ वेरी फ्यू। और उन किताबों मतलब ये पढ़ते हैं इंटरेस्ट के लिए, परंतु उनसे एग्री नहीं होते हैं, बहुत कम से एग्री हो पाते हैं जो उनमें लिखा होता है उस बात से। और किताबें बिल्कुल डिफरेंट ही पढ़ते हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो लोगों से कन्वर्सेशन करने में भी टॉपिक से मैच नहीं होगा। इनका इंटरेस्ट अलग है, लोगों को आज के समय में कुछ और चल रहा है इंटरेस्ट, तो इनका कोई मैच नहीं करता बातचीत में। His familiarity with customs, manners, actions, and writings of the ancients makes him a very delicate observer of what occurs to him in the present world. और जो इनकी familiarity, जानकारी है किसके बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, तौर तरीकों के बारे में, प्राचीन जमाने में लोग कैसे लिखा करते थे उनके बारे में, क्या काम करते थे उनके बारे में, तो इनकी जो इस वजह से ये बड़े डेलिकेट ऑब्जर्वर बन जाते हैं। आज के समय, आज के संसार में क्या चल रहा है उसको बड़े गौर से देखते हैं। डेलिकेट ऑब्जर्वर मतलब बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। दर्शक बहुत अच्छे वाले दर्शक है, मतलब बहुत बारीकी से देख पाते हैं, क्योंकि पहले कैसे होता था, आज कैसे हो रहा था, दोनों में तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले की ज्ञान है कि पहले कैसे हुआ करता था, तो पहले क्या रीति रिवाज, तौर तरीके थे, और आज क्या चल रहे हैं। तो जिस इंसान को पहले का ज्ञान है वही तो आज के से तुलना कर पाएगा, आज के में कुछ कमी निकाल पाएगा, अच्छाई बता पाएगा, बुराई बता पाएगा, तभी तभी तो बता पाएगा, तब उससे पहले का ज्ञान होगा। तो इसलिए वो, इनको ज्ञान है, इसलिए आज के तौर तरीकों को, आज के समाज को ये बहुत ही ढंग से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक, ये बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, बहुत अच्छे आलोचक हैं। एट द टाइम ऑफ द प्ले इज द आवर ऑफ बिजनेस, और जिस समय कोई प्ले चल रहा होता है, कोई नाटक चल रहा होता है ना, वो इनका सबसे अच्छा टाइम है। जब, क्योंकि क्रिटिक है तो जब प्ले चल रहा है तो लाइवली एकदम डायरेक्टली क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, हाँ ये चीज सही करिए, हाँ ये चीज गलत करिए, ऐसे।
Exactly at 5, he passes through New Inn, crosses through Russell Court and takes a turn at the Wills till the play begins. तो शाम को 5 बजे वो न्यू इन के पास से, न्यू इन जगह है, वहां से गुजरते हैं, फिर रसल कोर्ट के वहां से निकलते हैं, मतलब वहां से भी गुजरते हैं, एंड फिर विल स्टिल के वहां से टर्न लेते हैं, और प्ले मतलब शुरू हो जाता है ना, जब तक टेक्स ए टर्न एट विल स्टिल द प्ले बिगिंस, तब तक नाटक शुरू हो जाता है. एंड ही हैज हिज शूज रब्ड एंड हिज पेरिविक पाउडर्ड एट द बार्बर्स एज यू गो इनटू द रोज. इट इज फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस व्हेन ही इज एट द प्ले, फॉर द एक्टर्स हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम. क्योंकि ये बहुत अच्छे क्रिटिक हैं, जैसे मैंने बताया, तो ऑडियंस के लिए अच्छा है कि उसमें ऐसा व्यक्ति कोई बैठा हुआ है ऐसा आलोचक बैठा हुआ है. क्यों? क्योंकि इस वजह से जो नाटक एक्टर्स है ना नाटक में, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं कि भाई इतना अच्छा व्यक्ति, इतना अच्छा क्रिटिक बैठा हुआ है सामने, ही तो गलतियां निकाल देगा, तो हमेशा वो अपनी बेस्ट एक्टिंग देने की कोशिश करते हैं. जब वो बेस्ट एक्टिंग देंगे तो दर्शक खुश होंगे. तो दर्शक के लिए हमेशा अच्छा है, ऑडियंस के लिए अच्छा है कि ऐसा कोई व्यक्ति उनके बीच में बैठा हुआ है जो प्ले को बहुत गौर से देख सकता है, जो अच्छी अच्छाई बुराई कमियां गिना सके. तो हम लोग इसे आज यहाँ तक करेंगे, अगला इसके आगे से हम कल करेंगे. काफी ज्यादा बड़ा तो नहीं है, ये हो जाएगा कल आई थिंक. तो मैं कल मिलता हूँ फिर. सी यू सून.